नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम एम्स नर्सिंग ऑफिसर के जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हम एक स्पेशल सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इंस्टा पेज भी है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर 07 करके, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने के लिए वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। allmedicalexams.com पे आप सर्च करने के बाद आपको वो भी वहाँ पर सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने विज़िट नहीं किया तो एक बार विज़िट करके आप वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे देख लेना। आज का पहला सवाल है, आफ्टर अ क्लास ऑफ फर्स्ट एड टीचर अंडरस्टैंड दैट हर क्लास वॉज इफेक्टिव इफ द स्टूडेंट आइडेंटिफाई विच ऑफ द कार्डियल साइन इज ऑफ चोकिंग। ये जो सवाल पूछा गया है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट या इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर पूछा गया सवाल है। यहाँ पर जो मोस्ट हमें एक साइन पूछा गया है, जो कौन सा कार्डियल साइन है जो कि चोकिंग होने के बाद हम मोस्टली देखते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इनएबिलिटी टू स्पीक, ऑप्शन बी कोलैप्स, ऑप्शन सी साइनोसिस एंड ऑप्शन डी गैस्पिंग। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी गैस्पिंग। गैस्पिंग यानी मतलब क्या कि पेशेंट जो होता है वो लॉन्ग ब्रीथ करता है और जो भी एयर होता है वो इनहेल लार्ज अमाउंट में इनहेल और एक्सेल कर पाता है, उसे कहते हैं चोकिंग। पेशेंट इनेबल टू ब्रीथ नॉर्मली, जो पैटर्न जो होता है ब्रीदिंग का वो डिस्टर्ब होता है, वहाँ पे गैस्पिंग साइन हमें देखने को मिलता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नर्स कविता इन द जनरल वार्ड इज़ प्रिपेयरिंग ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड मोस्टली कौन सी कंडीशंस में प्रिपेयर किया जाता है या कौन से पेशेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि रिगार्डिंग ऑक्यूपाइड बेड, जो भी ऑक्यूपाइड बेड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये ऑप्शंस में हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रोल द पेशेंट टू फार साइड ऑफ द बेड, take the top sheet and blanket at the bottom of the head, ask the patient to sit on chair beside the bed and place pillow at the head end of the bed। मोस्टली जो ऑक्यूपाइड बेड होता है वो मोस्टली टोटली बेड रिडन पेशेंट के लिए बनाया जाता है, जो कि पेशेंट खुद से उठकर या चल नहीं सकते या खुद से उठकर बैठ नहीं सकते, वैसी कंडीशंस में मोस्टली ऑक्यूपाइड बेड बनाया जाता है। इसमें सा ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि पेशेंट को सिट ऑन द चेयर बिसाइड्स द बेड बोला गया है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हम सभी को पता है कि ऑक्यूपाइड बेड को किस तरह से बनाया जाता है। मोस्टली ऑक्यूपाइड बेड बनाने के लिए 2 स्टाफ की ज़रूरत होती है, जिसमें कि एक स्टाफ जो है पेशेंट को टोटली टर्न टूवर्ड्स देयर सेल्फ, एंड जो भी सेकंड स्टाफ है वो बेडशीट या पिलो, बेडशीट या ब्लैंकेट पेशेंट के नीचे प्लेस करता है, और आफ्टर दैट सेम प्रोसेस अपोजिट साइड में किया जाता है। इस तरह से ऑक्यूपाइड बेड बनाया जाता है। पेशेंट को चेयर में बेड से उठाकर बिठाना पॉसिबल नहीं होता ऑक्यूपाइड बेड में, मोस्टली ये जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लाइंट विथ IV लाइन फॉर द लास्ट 72 आवर्स। जो पेशेंट है उसको IV लाइन प्लेस किया गया है लास्ट 72 आवर्स से, कंप्लेनिंग ऑफ स्वेलिंग एंड पेलर एट द साइड, द साइन इंडिकेट। ये साइन जो है स्वेलिंग और पेलर जो है वो साइन क्या इंडिकेट करते हैं? ऑप्शन ए पहला बिट्स इन्फेक्शन, ऑप्शन सी इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी डिसलॉजमेंट। मोस्टली जो लास्ट 72 आवर्स से पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है स्वेलिंग है वो जगह पर, ये साइन क्या इंडिकेट करता है? मोस्टली ये जो साइन है वो ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन इंडिकेट करता है। मोस्टली ये कौन सी कंडीशंस में क्रिएट होता है, ये यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। जो IV कैनोला जो होता है वो प्लेस किया जाता है, वहाँ पर ये वेन है
ये आप देख पा रहे हो, ये वेन है और यहाँ पे ब्लड क्लॉट क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर इनप्रॉपर फ्लो ऑफ आईवी फ्लूइड्स होता है ड्यू टू ब्लड क्लॉट। इस तरह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। अगर वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया या अर्ली डिटेक्ट नहीं किया तो वहाँ पर इन्फेक्शन भी होने के चांसेस, स्वेलिंग एंड इन्फेक्शन होने के भी चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मोस्टली जो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। The first, next question is the first part of nursing diagnosis is, so जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होगा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, किस चीज़ के लिए कौन सी कंडीशंस में बनाया जाता है या उसमें किस तरह के नर्सिंग इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर पूछा है फर्स्ट पार्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस ये क्या होता है। ऑप्शन ए प्रॉब्लम, ऑप्शन बी इटियोलॉजी, ऑप्शन सी रिस्क फैक्टर्स एंड ऑप्शन डी इवैल्यूएशन। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिए इसमें से फर्स्ट पार्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स तो नहीं हो सकता, देन इटियोलॉजी भी नहीं होगा, देन इवैल्यूएशन एंड प्रॉब्लम। इवैल्यूएशन जो होगा वो लास्ट में होगा, जैसे कि पूरा नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट को क्या इम्प्रूवमेंट हुआ वो होगा इवैल्यूएशन। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रॉब्लम। ओके, सो मोस्टली जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें कि फर्स्टली हम असेसमेंट करते हैं, देन डायग्नोसिस, देन जो भी इंटरफेरेंस होते हैं, देन प्लानिंग, इंटरवेंशंस, रैशनलाइजेशन एंड देन इवैल्यूएशन। जो असेसमेंट होता है उसमें मोस्टली दो तरह के डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा एंड एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा यानी क्या कि पेशेंट खुद से जो चीज़ें बताता है, जैसे कि हमें वीकनेस है या जैसे कि मुझे खुद से चला नहीं जा रहा, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट है, ये जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्टिव डाटा होगा, पेशेंट खुद से हमें बताता है। ऑब्जेक्टिव डाटा यानी क्या, उसके जो वाइटल साइंस है या कुछ स्वेलिंग दिखाई दे रहा है पेशेंट के ऊपर या कुछ वूंड है, इस तरह वूंड की वजह से वहाँ पर पेन है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव डाटा। देन डायग्नोसिस जो होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा हमें डायग्नोसिस क्रिएट करना पड़ता है। देन उसके बाद हम गोल सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, जो कि हमें अचीव करने होते हैं। देन प्लानिंग जो भी होता है वो कौन कौन से चीज़ें करने के बाद पेशेंट को वो प्रॉब्लम उसका रिलीव होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्लानिंग में की जाती है। देन इंटरप्रिटेशन यानी क्या कि कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअल में की गई है, इनमें से प्लानिंग जो भी चीज़ें की है उनमें से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली इम्प्लीमेंट की गई है और उसका रैशनल क्या है, क्यों वो प्लानिंग किया गया है, ये उसका रैशनलाइजेशन भी वहाँ हमें लिखना पड़ता है। देन आफ्टर दैट इवैल्यूएशन होता है, जैसे कि हम सपोज 6 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट पेशेंट में हुआ है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इवैल्यूएशन में बताते हैं। अगर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं उसके ऊपर भी नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के वीडियो के थ्रू आपको दे दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टारगेट नर्सिंग ऑफिसर के इंस्टा पेज, देन जो भी वेबसाइट है ऑल मेडिकल एग्जाम्स, उसको भी जाके विजिट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाल्जेसिक इज प्रिस्क्राइब टू। ये जो एक जो सवाल है ऑलरेडी 2010 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए इंड्यूस स्लीप, ऑप्शन बी गिव रेस्ट, ऑप्शन सी रिलीव पेन एंड ऑप्शन डी किल पैथोजन। जो एनाल्जेसिक होते हैं वो क्या होते हैं, एनाल्जेसिक को क्या कहा जाता है, मोस्टली हमारी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है एनाल्जेसिक यानी कि क्या करते हैं वो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी टू रिलीव पेन। जो भी एनाल्जेसिक्स होते हैं उसे हम मोस्टली पेन किलर कहते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं और उसका जो काम होता है वो टू रिलीव द पेन होता है। जैसे कि हमें पता है कि आइबुप्रोफेन, देन डाइक्लोफिनैक, ये जो सारी ट्रेमेडॉल, बेस्कोपेन, ये जो सारी इंजेक्शन या जो भी टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन आती है वो मोस्टली एनाल्जेसिक की तरह हम यूज़ करते हैं टू रिलीव द पेन। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी रिलीव पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू। सो ये नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर ही पूछा गया सवाल है। हम जो भी पेशेंट का असेसमेंट करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, टू मेक द नर्सिंग डायग्नोसिस, टू कलेक्ट द बेसलाइन डेटा रिगार्डिंग द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, टू प्रोवाइड इंटरवेंशंस फॉर गिविंग हेल्थ एजुकेशंस। सो जो असेसमेंट हम पेशेंट के ऊपर करते हैं बिफोर द प्लानिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस, उसका मेन पर्पस क्या होता है। सो इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू कलेक्ट द बेसलाइन डाटा रिगार्डिंग द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। मैंने अभी आपको बताया जैसे कि
नर्सिंग डायग्नोसिस में मोस्टली पहले जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, उसके ऊपर ही हम नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं. सो कलेक्टिंग डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस. सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. So next question is, mother complains about the temper tantrum behavior of her 3 years old child to the nurse. Most appropriate response from nurse is. So ये पीडियाट्रिक नर्सिंग के ऊपर पूछा गया सवाल है. जो टेम्पर टैंट्रम होता है मोस्टली हम 3 इयर्स के बच्चों में या जो टॉडलर्स होते हैं उनमें हम मोस्टली देखते हैं. सो वैसी कंडीशंस में मदर का मोस्ट अप्रोप्रिएट या नर्स का मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, या नर्स मदर को किस तरह से काउंसिल कर सकती है इसके ऊपर. सो ऑप्शन देख लेते हैं. Punish the child whenever the unwanted behavior occurs. It is the normal as per the age group. Option C, set a limit on her behavior and ignore the child completely whenever he unwanted behavior occurs. जो टेम्पर टैंट्रम जो होता है वो मोस्टली टॉडलर्स की कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. सो ऐसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए. तो इसका जो सही जवाब है वो है सेट अ लिमिट ऑन हर और हिज बिहेवियर इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन नर्स कैन प्रिस्क्राइब. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शोन इन द फोटोग्राफ इज. सो यहाँ पर जो इमेज दिया है वो कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है. अगर आप विदाउट सीइंग द ऑप्शंस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. सो प्लीज, ऑप्शन ए सबक्यूटेनस, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी आईएम इंट्रामस्कुलर एंड ऑप्शन डी पैलेट इम्प्लांट. सो इसका जो सही जवाब है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए. डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ द पेशेंट बिगिंस. सो जो भी पेशेंट का डिस्चार्ज प्लान होता है वो कब बिगिन होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है. When the physician ordered for the discharge, when patient start showing positive response to the treatment, at the time of initiation of treatment and at the admission. So डिस्चार्ज जो होता है वो कब प्लान किया जाता है पेशेंट के लिए. सो इसका जो सही जवाब होगा वो मोस्टली हमें कंफ्यूजिंग हो सकता है. व्हेन फिजिशियन ऑर्डर द डिस्चार्ज एंड व्हेन पेशेंट शोइंग द पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट, इन दोनों में से ही एक इसका जवाब हो सकता है. सो बहुत से बच्चे फिजिशियन ऑर्डर करने के बाद डिस्चार्ज करेंगे ऐसा लिख सकते हैं, बट इसका जो सही जवाब होगा वो व्हेन पेशेंट इज शोइंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट, ये इसका सही जवाब होगा. While collecting the history from the client admitting in emergency department, which among the following response by the client is considered as a subjective data. So ये नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर पूछा गया सवाल है, या जो भी डेटा कलेक्ट हम करते हैं पेशेंट के थ्रू वो इसके ऊपर पूछा गया सवाल है. सब्जेक्टिव डेटा यानी क्या, जो पेशेंट हमें खुद बताता है उसे कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा. और ऑब्जेक्टिव डेटा का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स में या किसी ऑब्जेक्ट में जो भी थिंग्स हम ऑब्जर्व करते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा. ऑप्शन ए वीकनेस, ऑप्शन बी इश्चरस, ऑप्शन सी हीमोपिटियासिस एंड ऑप्शन डी मलीना. सो कौन सा साइन है जो पेशेंट के हम सब्जेक्टिव डेटा की तरह ले सकते हैं. मलीना जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. देन ऑप्शन सी एंड बी भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट वीकनेस जो है वो पेशेंट खुद से हमें बताएगा तभी हम उसको कंसिडर करेंगे कि पेशेंट को वीकनेस भी है. तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, वीकनेस. विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्क्रब नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर. ऑपरेशन थिएटर में स्क्रब नर्स जो होती है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है. वेरीफाई द इन्फॉर्म कंसेंट, then assist the surgeon in gloving and gowning, receiving the patient and maintaining the count of instruments used. So scrub nurse मोस्टली ओटी में दो तरह की नर्सेस होती है, एक होती है स्क्रब नर्स और एक होती है सर्कुलेटरी नर्स. जो स्क्रब नर्स होती है उसका काम अलग होता है और सर्कुलेटरी नर्स का काम अलग होता है. सो मोस्टली स्क्रब नर्स जो होती है उसका काम टू मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज ड्यूरिंग सर्जरी, जिससे कि जो भी माल प्रैक्टिस होती है, सपोज एक आध गॉस हो गया, एक आध इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो बाय मिस्टेकली पेशेंट्स के इंसिजन में या मिसप्लेस ना हो जाए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए नर्स रिस्पॉन्सिबल होती है. इसकी वजह से टू मेंटेनिंग द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग सर्जरी बाय स्क्रब नर्स.
सो इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज इन पब्लिक हेल्थ फॉर, जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर दिखाया गया है मोस्टली कौन सी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? टू हेड सरकमफरेंस, मेजर द हेड सरकमफरेंस, मिड आर्म सरकमफरेंस मेजरमेंट, स्किन फोल्ड थिकनेस एंड कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटर। सो हम सभी को पता है, ये बहुत आसान सवाल है कि कोल्ड चेन मॉनिटरिंग टेम्परेचर के लिए हम मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। ये जो होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि अलार्म का टेम्परेचर कितना है, अंदर ट्रीटमेंट अंदर का टेम्परेचर कितना है। और ये जो होता है वो सपोज़ डिजिटली जो भी सिग्नल्स या जो भी सपोज टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये डिजिटली डायरेक्टली आपके मोबाइल पे या जो भी हेल्थ सेक्टर के इंचार्ज होते हैं उनके डिवाइस पे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सेंड करता है। इसके लिए ये डिवाइस सेट किया जाता है। सो ये जो है वो कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नर्स Ramaya is preparing injection augmentin to administer. While diluting the medicine to ensure complete dilution, nurse should इंजेक्शन ऑगमेंटिन डाइल्यूट करने के लिए जो भी मेडिसिन है वो कंप्लीट डाइल्यूट होने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, वार्मथ डाइल्यूट, देन शेक मेडिसिन while vigorously, roll the vial between the palm and after adding diluent keep the vial at a side. So augmentin जो होता है वो थोड़ा सा डाइल्यूशंस में इट टेक्स टाइम टू डाइल्यूट, एंड इस जो भी अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है उसको डाइल्यूट करने के लिए वो क्या है? सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी, रोल द वाइल बिटवीन द पाम, ये इसका सही जवाब है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among of the following statement is wrong regarding transferring the patient from bed to chair? Option A, place the patient flat on the bed. B, help the patient to sit on the edge of the bed with a dangling. Nurse needs to stand by facing to the patient and place the chair by facing to the head of the bed. So most appropriate way to do shifting the patient from bed to chair is option A, place the patient flat on the bed. पहले पेशेंट को ब्लेड पे फ्लैटली सिट करने के बाद हमें पेशेंट को विथ सपोर्ट पेशेंट को हमें टूवर्ड्स मेकिंग फेस टूवर्ड्स द पेशेंट एंड हेल्पिंग हिम टू सिट ऑन द चेयर। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टा पेज पे जाके एक बार विजिट कर लेना, वहाँ पे भी बहुत से सवाल हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। देन टेलीग्राम का जो भी चैनल है उस पर भी हम सारे से क्वेश्चंस हम वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या जो भी क्वेश्चंस पेपर है वो हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। देन उसके बाद वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी हम क्वेश्चन सीरीज़ डेली अपलोड करते हैं। वो भी एक बार आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करना, एक बार विजिट ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।